मुंह से कोई खास संदेश दे। इस साल बिहार में चुनाव है और कांग्रेस बखूबी दलित वोट बैंक की अहमियत जानती है। वैसे बीजेपी भी इसको अच्छी तरह समझती है। शायद इसलिए राहुल के दौरे से पहले ही बयानों की बाढ़ आ गई है। मोर्चा मंत्रियों ने संभाला है। सियासी नफे नुकसान के बीच 2 जून को बात तो दलित की होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 2 जून की रोटी के लिए भी दिन रात एक करने वाले समाज के इस पिछड़े तबके का कोई फायदा होगा, क्योंकि सियासत में फिर दलितों पर दांव लगाया जा रहा है। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। कल महू आएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। अंबेडकर स्मारक पर दलित नेताओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेसी दिग्गजों ने इंदौर में डाला डेला। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। राहुल के दौरे से पहले गरमाई सियासत। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राहुल को कॉमेडी सर्कस में जाने की दी सलाह। उमाशंकर बोले, दलित वोट बैंक की राजनीति करने उतरी कांग्रेस। भोपाल में बीजेपी अनुशासन समिति की बैठक खत्म। 150 नेताओं के भाग्य का होना था फैसला। तो खुजराव पवार और पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा पर भी है पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की तैयारी। यूथ कांग्रेस अगले 3 महीने करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल की खुली पोल। स्ट्रेचर के लिए घर में इंतजार खड़ा रहना पड़ा कैंसर मरीज की हालत देखकर जिम्मेदारों पर भड़के बीजेपी विधायक श्रीचंद सुंदरानी। मत्स्य पालन मंत्री कुसुम महदेले का अजीब बयान। लोगों को दी मछली खाने की सलाह। मेढक की टांग को बताया लजीज प्रोटीन से भरपूर। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 110 निजी कॉलेजों की मान्यता की रद्द। निरीक्षण के दौरान कॉलेजों में मिली थी गड़बड़ियां। रायपुर में बनेगी प्रदेश की पहली मल्टी लेवल पार्किंग। जुलाई अगस्त से होगा काम शुरू। 200 कार और 300 बाइक एक साथ हो सकेंगी पार्क। इंदौर में गुंडों का आतंक। पुलिस के साथ प्लाट में कब्जा करने पहुंचे अपराधी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। और ग्वालियर से छिनी इंडिया साउथ अफ्रीका मैच की मेजबानी। अब इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा मैच। तो दोस्तों, समय के हिसाब से सियासत बदलती है और सियासत के हिसाब से नायक भी बदलते हैं। मौजूदा दौर में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की राजनीति में सभी पार्टियों की जरूरत बन गए हैं। वजह है दलित वोट बैंक। हर दल अपने अपने हिसाब से अंबेडकर को अपना बताने में जुटा है और अंबेडकर की विरासत के बहाने दलित वोटों की सियासत साधने की कोशिश की जा रही है। दलित राजनीति का लगातार दक्षिणपंथी झुकाव हुआ है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इतना ही नहीं, वर्तमान में पूरे देश में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक हैं। लिहाजा कांग्रेस की चिंता वाजिब है। कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का शताब्दी समारोह मना रही है। इसी के तहत कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 2 जून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जाएंगे। राहुल के दौरे से पहले जहां कांग्रेस जोश में है, वहीं बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। छुट्टी से वापसी के बाद से ही राहुल गांधी एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक उनका नया रंग दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही 44 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन राहुल के चेहरे पर इसकी शिकन दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वो और हमलावर नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में खिसके जनाधार को देखते हुए कांग्रेस सिलसिलेवार अपना खोया वोट बैंक साधने में लगी हुई है।
कांग्रेस के युवराज का महू दौरा भी इसी कड़ी में कदम दिखाई दे रहा है। 2 जून को राहुल महू में होंगे। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली से कांग्रेस अपनी खिसकी जमीन दोबारा पाने की कोशिश करेगी। यहाँ देश भर से दलित नेताओं को बुलाया गया। राहुल इन नेताओं से रूबरू होंगे और जो सार निकलेगा, कांग्रेस उस एजेंडे पर काम करेगी। दलित वर्ग को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये तेजी से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसका है। लिहाजा कांग्रेस अब दलितों को साधने की जुगत में है। इस तरह के जो बड़े आयोजन होते हैं वो AICC लेवल पर होते हैं। यहाँ चूंकि उनकी जन्मस्थली है, प्रेरणा स्थल है, इसलिए यहाँ से शुरुआत हो रही है और इसके बाद हर राज्यों में अलग अलग तरह से अलग अलग कार्यक्रम होंगे। तो इसलिए ये चूंकि जन्म स्थान है, इसलिए इसका चुनाव किया। हम कल वहाँ गए थे, हम लोग मिल गए सभी लोगों से, समिति के लोगों से हमने चर्चा की है और कल वहाँ पर स्मारक कर चुके और बाबा साहब की जन्मस्थिति है, इसके लिए और विश्व राहुल गांधी जी वहाँ जाएंगे। उसमें राजनीतिक क्या राहुल गांधी क्या पैदल यात्रा भी करें? कुछ नहीं, कोई यात्रा नहीं, सीधा बाहर होगा। राहुल गांधी ने दलित एजेंडे पर 4 सूत्री कार्यक्रम भी बनाया है, जिसके मुताबिक हर राज्य में 20 से 25 युवा दलित नेताओं की पहचान कर कांग्रेस पे निकलेगी। दलितों के लिए मुद्दों की पहचान और मुद्दों पर विचार के लिए एक समिति, दलितों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी समिति, दलित कानूनों पर अमल के लिए पार्टी काम करेगी। पंचायत स्तर पर दलित समिति का गठन, फिर जिला और राज्य स्तर पर भी कमेटी बनेगी। वहीं राहुल गांधी के महू दौरे से पहले प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को कॉमेडी शो की तरह चला रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में ज्यादा कामयाब होंगे। वहीं सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने राहुल के महू दौरे को दलित वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। राहुल गांधी जी राजनीति में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं और मैं समझता हूं कि उनको जो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो है, अगर उस कॉमेडी शो में वो चले जाएं तो शायद वहां कुछ कर सकते हैं। राजनीति में तो वो एक कॉमेडियन की तरह ही समझ में आते हैं। मध्य प्रदेश में आना चाहिए, राजनेता हैं, जो पुरानी पार्टी के जो दम तोड़ रही है उसके वो नेता हैं, उनको आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। कांग्रेस की राजनीति हमेशा जो है वो वोटों को ध्यान में रखकर हुई है और किस वोट को क्या प्रलोभन दिया जाए, क्या भ्रम फैलाया जाए, ये लगातार उनका प्रयास रहा और उसी का परिणाम वो भोग रहा है। दरअसल देश में इस समय 600 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 120 पर है। देश में दलितों की संख्या करीब 26% है। जाहिर है राहुल इस वोट बैंक को कांग्रेस में वापस लाना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंबेडकर की जन्मस्थली कांग्रेस को उसका पुराना मुकाम वापस दिलाती है या नहीं, और क्या कांग्रेस के युवराज सूबे में खेमों में बटी पार्टी को एक कर पाएंगे। और इस सबके बीच बीजेपी राहुल के इस दौरे से इतनी बेचैन क्यों है? महू में राहुल गांधी के दौरे के जरिए कांग्रेस की निगाह फिर से दलित वोट बैंक पर है, पर लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से इस दौरे के बाद दलितों में विश्वास हासिल कर पाएगी। कैमरामैन हिमांशु श्रीवास के साथ भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब अंबेडकर की जन्मस्थली से हो दलित वोटों की सियासत, कांग्रेस के युवराज के दौरे पर गरमाए राजनीति, तो सवाल उठते हैं। क्या राहुल गांधी के महू दौरे से कांग्रेस में लौटेंगे दलित वोट? गुटों में बटी पार्टी को एक कर पाएंगे कांग्रेस के युवराज? राहुल के दौरे से क्यों घबराई बीजेपी? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा आपसे ही है, राहुल गांधी के इस दौरे से महू जो जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई दलित वोटों पे कोई फर्क पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता कि किसी एक दौरे से कोई दलित वोट जो कांग्रेस की तरफ खिसक आएंगे या जो उनसे छिटक गए हैं वापस लौटेंगे।
ये दरअसल राहुल गांधी की अपनी ब्रांडिंग हो रही है। छुट्टी से लौटने के बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी को लीड करने की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी और उसके लिए उनकी तैयारी हो रही है। तो जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर वो दौरे भी कर रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, उनके ऊपर यही आरोप था कि वो बोलते नहीं हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया है। तो महू दौरा जो है वो बेसिकली कांग्रेस या प्रदेश कांग्रेस का मसला नहीं है, मसला ये है कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग कैसे हो। जहां तक सवाल दलित वोटों का है, तो दलित वोट, दलित और आदिवासी, ये कांग्रेस के वोट बैंक हमेशा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो दलित वोट बैंक उनसे खिसका है। आप ये देखें कि दलितों के नाम पर जो सम्मेलन हो रहा है और सम्मेलन में भाषण देंगे, इतना क्या, कांग्रेस की सरकार ने दलित एजेंडा बाकायदा लागू किया था मध्य प्रदेश के अंदर, और उसके बाद सफाया हो, कांग्रेस का सफाया हो गया। लगातार 3 चुनाव वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो दरअसल ये पूरा जो मसला है वो दलितों को का मसला कम है, वो राहुल गांधी का मसला अधिक है, राहुल गांधी की अपनी ब्रांडिंग का मसला है। तो क्या आपको लगता है गिरिजा शंकर जी कि दलित वोट बैंक पूरी तरह से, पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया, अब भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि सबसे ज्यादा विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, दलित जहां वोट जाता है, पूरी तरह से क्या कांग्रेस से खिसक गया है? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टीज का भ्रम है कि दलित वोट यदि साथ होते हैं तो आपको उनकी तमाम सीटें आपको मिल जाती हैं। मायावती ने भी ये प्रयोग किया और ये महसूस किया उसने कि केवल दलित वोट से वो सरकार नहीं बना सकती, और इसीलिए वो बड़ी जो ऊंची जातियां हैं उनको भी साथ में लिया उसने। आप पिछले 10, 12, 15 इलेक्शन जितने भी हुए हैं उनका चुनाव परिणाम का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह से बाकी सीटों पर सफलता मिलती है उसी अनुपात में दलित और आदिवासी सीटों पर सफलता मिलती है। केवल दलित वोटों पर सफलता मिले और बाकी वोटों पर, सीटों पर सफलता नहीं मिले, ऐसा चुनाव में होता नहीं है। ये जरूर है कि एक बड़ा कंपोनेंट है दलित जातियों का, लेकिन दलित जातियों को भी आप पूरे देश की दलित जातियों को एक तराजू में नहीं तोल सकते। उनकी समस्याएं, उनका बैकग्राउंड, उनका सोशल कल्चरल जो इथोस हैं, उनके विश्वास हैं, वो सब अलग अलग हैं। तो एक दलित जाति मानकर पूरे देश के अनुसूचित जातियों को यदि एक साथ लेने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा। होना ये दरअसल चाहिए कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यदि 100 साल बाद अंबेडकर को याद करके दोनों अंबेडकर को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके बजाय उनको चाहिए कि दलितों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर वो कितने गंभीर हैं उसका इजहार होना चाहिए, और उस कंसर्न के साथ में दलितों के आर्थिक सामाजिक विकास की जो भूमिका बननी चाहिए, जो आज तक नहीं बन पाई, उस ओर चिंता करना चाहिए। अंबेडकर आपके साथ हैं या नहीं है, केवल उनको साथ लेने से दलित आपके साथ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल गिरिजा शंकर जी, हम आपसे बाद में पूछेंगे कि इस मुद्दे पे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो भी पूरे 1 साल तक अंबेडकर जी के बारे में जश्न मनाएगी, अंबेडकर जी के बारे में बखान करेगी, ये उन्होंने भी रूपरेखा बनाई है, हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पंकज जी, राहुल गांधी जी महू आ रहे हैं कल, और जैसा कि हमने पहले बताया कि उनको जो डिग्री मिली थी वो 2 जून को मिली थी जी, और उस परिप्रेक्ष्य में वो पहुंच रहे हैं। बेहतर होता राहुल जी छुट्टी से लौट आए हैं लगभग 1-1.5 महीने पहले, अगर यहाँ जिस तरह से किसान करा रहा है, ओला पीड़ित किसानों के पास आत्महत्या कर रहा है, अगर एक बार उनके भी मरहम लगाने आ जाते, फिर यहाँ पहुंचते, एक तरह से सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है। देखिए त्रिपाठी साहब, सत्ता पक्ष का अधिकार है कि वो राहुल गांधी जी के दौरे को किस प्रकार से अनुवादित और अनुमानित करे, उनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जहां तक आपने किसानों के मुद्दे की बात करी, तो हमारी और आपकी सबकी जानकारी में कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और कांग्रेस विधायक दल ने मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, ये सब राहुल गांधी जी की नॉलेज में है। और देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल ने किसानों की मांगों को लेकर लगातार 4 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना दिया। पंकज जी, बात इसकी है कि राहुल जी के पहुंचने की बात है, सोनिया जी आए, युवराज तो राहुल जी हैं। मैं त्रिपाठी जी उसी उत्तर पे आ रहा हूँ जी। और राहुल गांधी जी ने देश के अनेक हिस्सों में जहां किसानों की पीड़ा थी उनको लेकर दौरा किया, और मध्य प्रदेश से भी ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी किसानों की समस्याओं को लेकर अनभिज्ञ हैं या उधर ध्यान नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी तक किसानों के मामले में जो भी किया, एक एक चीज राहुल गांधी जी के नॉलेज में है और उनके मार्गदर्शन में है। और ये बात भी मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि किसानों से मुलाकात का भी कार्यक्रम शीघ्र प्रस्तावित है। अब यदि हम इस मुद्दे की बात करें तो मुझे लगता है कि यदि 2 जून 1915 को बाबा साहब अम्बेडकर को बारेट लॉ की उपाधि, जिसको हम बैरिस्टर कहते हैं, वो प्राप्त हुई थी, और यदि उसकी 100वीं
सालगिरह है और अंबेडकर साहब का 125वां जन्म शताब्दी वर्ष है, जो कांग्रेस पार्टी ने 1 वर्ष का कार्यक्रम पहले से घोषित किया। आपको याद होगा कि हमारे बड़े दलित नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे जी स्वयं महू आकर जा चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी की योजना का ये पहले से हिस्सा है कि राहुल गांधी जी को इस कार्यक्रम में 2 जून के हिसाब से आना चाहिए था। और इसको यदि बीजेपी के लोग वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखें तो मुझे उनकी समझ पर तरस आता और मुझे तो दुख हुआ जिस प्रकार आपने दिखाया कि प्रदेश के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के जो बयान थे तो वो साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस मानसिक स्तर पर या किस ओछे स्तर पर जाकर राजनीति करती है। क्या किसी प्रदेश के मंत्री को यह शोभा देता है कि एक विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के प्रति जो टिप्पणी की वो अनुकूल टिप्पणी है? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और त्रिपाठी साहब एक और रोचक तथ्य जो आपने जिक्र किया, मुद्दा वही कि राहुल जी अगर उस समय किसान, आपने कहा पूरे देश में किसानों के लिए वो चिंतित है, वो पहुंचे। निश्चित तौर पे आपने रिकॉर्ड बनाया, आपके विधायक दल ने 2 दिन तक विधानसभा के अंदर धरना दिया, 2 रात 3 रात जो भी है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर उस दौरान आते और उन क्षेत्रों पे जाते तो हो सकता है सत्ताधारी दल के जो कारकुन हैं वो सक्रिय होते, जल्दी सर्वे होता, उनको उचित मुआवजा मिलता तो हो सकता है कुछ किसान आत्महत्या करने से बच जाते। देखिए त्रिपाठी साहब, सत्ताधारी दल ने तो किसानों के मामले में कान में रुई ठूस रखी है। लगातार 30 वर्ष मध्य प्रदेश में स्थिति है। राहुल जी की बात कर रहे हैं आप, सत्ताधारी आपने प्रश्न किया कि वो सक्रिय होता तो मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि लगातार 3 साल से 13, 14 और 15 में विशेषकर रबी के मौसम में किसानों को ओले पाले का प्रकोप है, पर उनकी क्या स्थिति वो अलग मुद्दा, उस पर हम आज नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार ने किसानों के मामले में जिस प्रकार का निष्ठुर रवैया अपनाया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के पृष्ठ 44 पर उल्लेख किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होगा लागत का 1.5 गुना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर मुकर गए और कुछ भी किसानों के लिए। आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का फर्ज पहले था कि वो आकर देश के किसानों से मिलते, पर दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी मंगोलिया चले जाते हैं, चीन, जापान, दुनिया में सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है कि वो देश के किसानों से बात करें। तो इससे तो कांग्रेस पार्टी बेहतर है जिसके उपाध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के अलावा देश के 19 में जरूर जाकर बातचीत करी है। सोनिया जी ने जाकर बातचीत करी, राहुल गांधी जी ने जाकर बातचीत करी है, पर दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के मामले में अभी तक उनके पास समय नहीं निकाल पाए हैं। पंकज जी वो प्रधानमंत्री हैं, देखिए राहुल गांधी उपाध्यक्ष हैं एक पार्टी के, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास और भी बहुत सारे, उनसे कंपेरिजन कैसे आप कर सकते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे कंपेरिजन नहीं है, लेकिन यदि देश का प्रधानमंत्री इतना सक्षम ना हो कि वो अपने समय संतुलित ना कर पाए, उनके पास विदेश भ्रमण के लिए समय हो, उनके पास विदेश में दान देने के लिए, अनुदान के लिए धन हो, और देश के किसान के लिए धन और समय नहीं हो, तो अपने आप में चिंता की बात है। क्योंकि आज भी देश में 60% लोग जो खेती किसानी से जुड़े हैं। हमारे 2000 करोड़ डॉलर का जो जीडीपी है उसका 17% खेती से आता है। उसके बाद भी यदि प्रधानमंत्री के पास इसके लिए समय नहीं है तो बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि यदि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हम आपके पास, यदि प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि उनके पास और मुद्दे हैं तो इसको सार्वजनिक करें कि वो देश के किसानों की चिंता नहीं है। क्योंकि उनके मंत्री तो बोलते हैं, हरियाणा का लोग एक उनके मंत्री कहता है कि जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कायर है। पंकज जी हम आपके पास फिर आएंगे और हम निश्चित तौर पर आपसे यही पूछेंगे कि इसके पिछले 2 सालों में चले जाएं, उस दौरान भी इसी तरह किसान पीड़ित रहा है, कितनी बार मनमोहन सिंह जी पहुंचे, हम ये जरूर पूछेंगे। लेकिन रजनीश जी, जिस तरह से पंकज जी बोल रहे हैं, बात भी सही है कि अगर राहुल गांधी महू आ रहे हैं, दौरे पे जा रहे हैं, एक पार्टी के उपाध्यक्ष जा सकते हैं, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खासकर मंत्री लोग आक्रामक क्यों हो गए? देखिए, मुझे एक तो पहली बात तो जो बात पंकज जी किसानों की कर रहे हैं, 1 साल में किसानों की, भारत की किसानों की दुर्दशा नहीं हुई। भैया अगर आप इनके प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी और सोनिया जी किसानों से बात करके उनका हल कर लेती समस्याओं का, तो ये हालात ही नहीं होते। किसान पहली बार नहीं लौट पट रहा है, पिछले 4-5 सालों से तो लगातार बेमौसम बरसात से, ओला पाला से निपट रहा है। मुझे लगता है कि ये केवल 1 साल में सब किसान भारत का बर्बाद हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ये हालत यानी कि खुद प्रधानमंत्री जी यवतमाल जाते हैं और अनुदान की और मुआवजे की घोषणा करते हैं, फिर दूसरी बार जाते हैं, पता चला कि जो जिनसे बात कर रहे थे उन्हीं को तब का मुआवजा नहीं मिला। कलावती और लीलावती के किस्से हमने बहुत सुने। आप रही बात महू की, महू जा रहे हैं, जो माननीय गिरजाशंकर जी कह रहे थे वो बात सच है कि दलितों से कोई सरोकार नहीं है और उनकी जो चिंताएं हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। मतलब केवल इतना है कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग करके कैसे उन्हें एक गंभीर नेता प्रस्तुत किया जाए और ये बताया जाए कि भैया ये वरिष्ठ नेता हो चले हैं, कांग्रेस की कमान संभालने लायक हो चले हैं। केवल इतनी कवायद है। जिन अंबेडकर को ये प्रतीक बनाकर दलितों की राजनीति कर रहे हैं
उन अंबेडकर के व्यक्तित्व का अपमान इनके पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में आजादी के बाद में लगातार होता आ रहा। इनको प्रारूप संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने को लेकर क्या नेहरू जी के मन में विवाद नहीं था? क्या वो नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी ना बने? एक बात। दूसरी बात, जब भंडारा से चुनाव लड़े अंबेडकर जी तो नेहरू जी ने चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी और उनको चुनाव हराए, किसी भी प्रकार से जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए। तीसरी बात की बात नहीं हम जा रहे हैं, वो हिस्ट्री अलग है। हमारा सवाल सीधा सीधा आपसे था कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक अचानक क्यों, इसीलिए है और खासकर मंत्रियों के बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए हम असलियत बताना चाहते हैं कि ये प्रतीकों के माध्यम से धोखे की राजनीति करते आए, ये भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैला के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने दलितों के कल्याण के लिए क्या किया? यहां तक कि जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है वो एनडीए सरकार, जब अटल जी की सरकार थी तब विभाग बना। इन्होंने जिस प्रकार की राजनीति की, 1990 में भारत रत्न मिला डॉक्टर बाबा साहब को। इसके पहले लगातार देश मांग करता रहा है, कांग्रेसों की सरकार में नहीं मिला, गैर कांग्रेसी सरकार आई तब मिला। इन्होंने जिस जन्मस्थली महू की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार दिग्विजय सिंह की 10 साल रही, इन्होंने महू का स्मारक का विकास नहीं किया, इन्होंने निर्माण स्थल का विकास नहीं किया, चैत्य भूमि का विकास नहीं किया, शिक्षा भूमि का विकास नहीं किया। और जो यहां तक कि जो उनका साहित्य था, जो उन्होंने लिखा था, उसका प्रकाशन नहीं होने दिया। मुंडे सरकार, मुख्यमंत्री, हम आपके पास फिर आएंगे, हम आपको याद दिला दें। रजनीश जी अगर दौरे की बात कर रहे हैं, आपको मैं याद दिला दूं। रजनीश जी एक मिनट, हमारा सवाल हो जाए, आपका उत्तर आए। आप दौरे की बात कर रहे हैं, आपको मैं याद दिला दूं, 1990 से 1993 के बीच में आपकी भी सरकार थी, पटवा सरकार थी, और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 1991 में निश्चित तौर पे यही महू पे आपने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था। बात सही है कि काशीराम जी भी गए थे, एक ही दिन में काशीराम जी भी गए थे, राजीव गांधी जी भी पहुंचे थे रात में, लेकिन अटल जी को विशेष तौर पर पटवा जी ने आमंत्रित करके ये दौरे, दलित वोट बैंक की राजनीति उस समय भी हुई थी आपकी द्वारा। देखिए, हमारी राजनीति नहीं है, हम तो सत्ता में बहुत कम रहे, लेकिन हमने दलितों के सरोकार से या जो वंचित पीड़ित हैं उनके सरोकारों से अपने आप को कभी भी दूर करके नहीं रखा। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। विपक्ष में रहते हुए भी जो हमारी धारणा, इनको 10 साल यूपीए के थे तब दलित क्यों याद नहीं आए? दलितों के जो किसान की बात कर रहा है, 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, तब किसान क्यों याद नहीं आए? इनको सारी चिंताएं जब सत्ता से निकलते हैं तब याद आती हैं। तब राहुल गांधी महू क्यों नहीं आए? महू तो अभी आ रहे हैं, 14 अप्रैल को आना था। आप मीडिया के लोग खूब बता रहे थे कि 14 अप्रैल से शुरू हो रही है, ये तो बाद में 2 जून के लिए कोई निमित्त बनाया जाए, इसलिए वो बैरिस्टर की उपाधि वाली बात कर रहे हैं। वैसे 125 साल होने जा रहे हैं जन्म के, इसको लेके समितियां बनी है, इसको लेके कार्यक्रम चल रहे हैं देश भर में। मुझे लगता है कि ये केवल जो ब्रांडिंग की बात गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं, बात केवल इतनी है, बाकी सब बातें बेकार हैं। नहीं, जब आपने गिरिजा शंकर जी पे डाला कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, तो हम उन्हीं से एक उत्तर ले लेते हैं आपके उत्तर। गिरिजा शंकर जी, जिस तरह से किसान की अगर बात आई है, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने यहाँ जो किसान करा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसको कोई पर्याप्त उन्होंने मुआवजा दिया है या कोई मदद करने का प्रयास किया है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा था रजनी जी से कि आपके मंत्री इतने आक्रामक क्यों हैं राहुल गांधी के दौरे से, तो ये बहुत साफ है कि पिछले कुछ महीनों में केंद्र की सरकार की जो ब्रांडिंग जिस तरह से हुई है कि वो कारपोरेट की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, और ये जो हमला कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री पर किया है, इससे वाकई बीजेपी में बेचैनी है। और इस बात को जमीन भी मिल रही है कि कांग्रेस के जो आरोप हैं किसानों के पक्ष में या दलितों के पक्ष में या गरीबों के पक्ष में जो बात वो कर रही है, उसमें जमीन तैयार हो रही है। और जाहिर है कि बीजेपी के लोग उससे आक्रामक हो रहे हैं, उनमें बेचैनी है। जिस तरह से 2 मंत्रियों ने बयान दिया, उस बयान का कोई बहुत मतलब नहीं है। अब यदि आप कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है कांग्रेस की, तो लोकतंत्र में ऐसी कौन सी पार्टी है जो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? ये तो आजादी के बाद से लोग जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें हर पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। उसमें कितना सफल हो पाती है, कितना नहीं हो पाती, अलग चीज है। रजनीश जी, मंत्रियों वाला उत्तर बिल्कुल साफ मुकर गए। हाँ, इसलिए कि दरअसल उनका जो आक्रमण है या उनकी जो टिप्पणी है वो बहुत ही अप्रासंगिक है और बहुत ही इमेच्योर मैं कहूंगा। यदि कोई मंत्री कहता है कि राहुल गांधी को कपिल शर्मा के शो में जाना चाहिए, किस संदर्भ में बातें कह रहे हैं आप? किस तरह से उनको आप कॉमेडियन मान रहे हैं? किसी भी बड़े नेता को आप अप्रासंगिक बनाने के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए, मुद्दे होना चाहिए। केवल ये जो हल्के कमेंट से आप उनका कोई अवमानना नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के आने से जाहिर है कि कांग्रेस को
ताकत कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग मुद्दा है, लेकिन बीजेपी को इस बात का खतरा जरूर लगता है कि राहुल गांधी के आने से उनकी जो बेचैनी है वो साफ दिखती है। और वो जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को बेचैनी के रूप में लेता हूं मैं। जहां तक सवाल किसानों का सब मुद्दा है, तो राहुल गांधी अपने आप को दौरे से लौटने के बाद, छुट्टियों से लौटने के बाद जिस तरह अपने आप को वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे एक इमेज उनकी बन रही है कि वो प्रो पुअर हैं। और प्रो पुअर के नाते ही जो अलग अलग समाज के जो वर्ग हैं, कभी कहीं किसानों को लेकर, कहीं दलितों को लेकर, कहीं महिलाओं को लेकर, वो अपना कंसर्न दिखा रहे हैं। और उनका ये कंसर्न दिखाना ही बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जी जी गिरिजा शंकर जी, हम चूंकि आपने बात कही है पंकज जी, अगर आपकी अनुमति हो तो पहले मैं रजनीश जी से उत्तर ले लूं। आप बहुत देर से कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक श्योपुर से दर्शक है कृष्णपाल जी, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। कृष्णपाल जी अपना सवाल करें। हेलो, हाँ सवाल करिए कृष्णपाल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। माफ कीजिएगा, मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, आप अपना टीवी का वॉल्यूम सेट बंद कर दें, वॉल्यूम सेट धीमा कर दें, उसके बाद आवाज आएगी आपको। हाँ जी बिल्कुल। हाँ आप सवाल करें। कांग्रेस प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं आपके पास। जी जी सवाल करें। हाँ जी, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता जो आपके यहाँ बैठे हुए उनसे है जी कि राहुल गांधी जी को आप जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि हमारे अम्बेडकर जी हमारे बहुत पुराने नेता थे, पहली पंक्ति के नेता थे, उनके लिए ये उनके जन्मदिन पे जा रहे हैं, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि दलित वोट बैंक आपका है? आपने दलितों की हमेशा फिक्र की है। जी नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता ने शायद ये नहीं कहा है कि वो उनके नेता रहे हैं। जी पंकज जी, हम एक और दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। दमोह से प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर जी, मैं गिरिजा शंकर जी से पूछना चाहता हूँ कि आज के राजनीतिक हालत परिदृश्य और लोगों की जागरूकता देखकर क्या हम कह सकते हैं कि हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग अभी भी क्या कांग्रेस से जुड़ा हुआ वोट बैंक है? क्योंकि हरिजन आदिवासी आरक्षण के कारण और मुस्लिम वर्ग तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस को पसंद करता था। क्या अभी भी ये लोग काम देखते हैं या फिर वोट बैंक ही है? जी निश्चित तौर पे हम गिरिजा शंकर जी से उत्तर लेंगे। उसके पहले पंकज जी से एक दर्शक ने सवाल किया था। पंकज जी आप उनका उत्तर देना। देखिए त्रिपाठी साहब, निवेदन करूं थोड़ा समय दें। रजनीश जी ने बहुत सारी बातें करी, उनका उत्तर भी देना चाहूंगा। पहले दर्शक की बात करूं कि मेरे मित्र अम्बेडकर साहब कभी भी कांग्रेस दर्शक का उत्तर दर्शक को उसी गिरिजा शंकर जी से एक और दर्शक का उत्तर ले ले, फिर हम दर्शक के उत्तर पे आ रहा हूं। त्रिपाठी साहब, मेरे मित्र अम्बेडकर साहब कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, पर कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू साहब को पता था कि अम्बेडकर साहब एक योग्य विद्वान व्यक्ति हैं जिनको कानून की समझ है, और इसलिए 1947 से लेकर 27 सितंबर 1951 तक अम्बेडकर साहब भारत सरकार के मंत्रिमंडल में भी रहे कानून मंत्री के तौर पर, और देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। और अम्बेडकर साहब ने उस ड्राफ्ट कमेटी में कांग्रेस की इस बात को लेकर प्रशंसा करी कि कांग्रेस के अनुशासन और सहयोग से देश का संविधान निर्मित हो पाया। तो और इसलिए, और ये हमारे मित्र जो नेहरू जी की आलोचना कर रहे हैं, उनकी पार्टी के संस्थापक मुखर्जी साहब को भी नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में लिया, वो भी हमारी पार्टी के नेता नहीं थे। तो हमारी पार्टी की सोच बहुत साफ थी कि देश पहले दल बाद में। और इनसे आएंगे हम आपके पास, और पंकज जी का और लगता था कि अम्बेडकर साहब और मुखर्जी साहब में योग्यता है कि उनको देश के मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। तो राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से उठकर हमने दोनों को स्थान दिया। और अम्बेडकर साहब ने जब मंत्रिमंडल त्यागा तो उन्होंने इस बात के आधार पर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया। चाहे तो उनका भाषण पढ़ सकते हैं, जो 1951 का जिक्र कर रहा हूं, 27 सितंबर का, कि वो जो पिछड़ों वर्ग को लेकर जो काम किए जा रहे थे उससे संतुष्ट नहीं थे। दूसरा, वो हिंदू कोड बिल को लेकर बहुत व्यथित थे और उनकी इच्छा थी कि हिंदू कोड बिल पारित होना चाहिए। तो जहां तक दलितों के उत्थान की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने इस विषय में 60 साल तक बहुत काम किया, और आज देश में दलित उत्थान की जो स्थिति है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी में इस पर, और ये किसी पर कृपा नहीं, ये हमारा जिम्मा था। आज कांग्रेस पार्टी के चलते देश में राष्ट्रपति जैसे पद पर दलित व्यक्ति पहुंचा, लोकसभा की अध्यक्ष दलित महिला रही पिछले कार्यकाल तक, और तमाम ऐसे ढेर सारे उदाहरण पड़े। पर आज हम उस पर चर्चा करने नहीं आए। पर यदि कोई ये कहे तो ये उसकी अज्ञानता होगी। कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए काम नहीं किया, और अंबेडकर का कांग्रेस ने अपमान नहीं किया। अंबेडकर एक व्यक्तित्व नहीं, एक विचारधारा है। पंकज जी लंबा हो रहा है, हम रजनीश से जानेंगे, लेकिन एक सवाल मुझे समय कम मिल रहा था। नहीं बिल्कुल, आपके पास हम फिर आएंगे। गिरिजा शंकर जी से एक दर्शक ने सवाल किया था, वो मैं चाहूंगा कि गिरिजा शंकर जी उस दर्शक का उत्तर दे दें। ये भी उन्होंने सवाल जो किया बहुत सही है कि कांग्रेस के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जो माइनॉरिटीज हैं, एससी हैं, एसटी है, रहे हैं बहुत समय तक, आजादी के लंबे समय तक। लेकिन कहीं न कहीं
इनके साथ वो जुड़ाव कांग्रेस बना नहीं पाई, मेंटेन नहीं कर पाई, और आज की तारीख में ये पूरा का पूरा वर्ग कांग्रेस से दूर जा चुका है, बीजेपी के पास भी नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जो अंबेडकर को लेकर अपनाने की और उसको सेलिब्रेट करने की जो होड़ लगी हुई है, ये बुनियादी रूप से उन दलित वोटों को अपने साथ खींचने की तैयारी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अंबेडकर के प्रतीकों को केवल सहारा बनाकर दोनों ही पार्टी जो SC ST वोट हैं उनको अपने साथ ले पाएंगे। हम तो पंकज टिप्पणी सर, हम तो सर 43 से अंबेडकर साहब के साथ हैं और न कभी हमने उनको अलग किया। ये उन लोगों को सोचना है जो आज अंबेडकर का। पंकज जी हम आपके पास फिर आएंगे, रजनीश जी हम आपके उत्तर जरूर जानेंगे। हमारे मित्र कांग्रेस मित्र जो है पंकज जी, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि उनको समय कम मिलेगा। रजनीश जी हम चाहेंगे आप संक्षेप में बताइएगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैनी 12 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद फिर बनने जा रही है सिंहस्थ की साक्षी। विश्व में आस्था का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ। कुंभ जहां केवल आचमन से ही मनुष्य अमृत ऊर्जा से सराबोर हो जाता है और स्नान के साथ पवित्र शिप्रा की हर एक डुबकी पुण्य फल देने वाली होती है। आस्था के इस उत्सव में देश विदेश से 5 करोड़ से भी अधिक धर्मावलंबियों की आमद की उम्मीद है। इन करोड़ों श्रद्धालुओं की अगुवाई के लिए दिनों रात तैयार हो रहा है उज्जैन। सिंहस्थ की पदचाप महाकाल की इस नगरी में हर तरफ सुनाई ही नहीं दिखाई भी देती है। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाए जा रहे 100 से भी अधिक इन अस्थायी मार्गों में देखिए, सिंहस्थ को सफल बनाने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार के भागीरथी प्रयास। सिंहस्थ नगर के निर्माण के लिए किया गया 4000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए तैयार किए जा रहे 7.25 किलोमीटर लंबे घाट, सुलभ होते पहुंच मार्ग, नए पुलों का निर्माण, उज्जैन के बाहरी और भीतरी रिंग रोड पर चौकस होते इंतजाम, श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए अस्थायी आवास। सिंहस्थ के आयोजन में संचार और तकनीक के आधुनिकतम प्रबंध किए जा रहे हैं। कठिन तप साधना करने वाले साधुओं का समागम, इन संतों के सानिध्य में मोक्षदायिनी डुबकी का महाकुंभ भर नहीं होगा सिंहस्थ। ये समागम इस बार भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व तक मानवता का संदेश पहुंचाएगा। तो तैयार हो जाइए पवित्र नगरी उज्जैन आने के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा हो रही है दलितों पर दांव की। ब्रेक में जाने से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र रजनीश अग्रवाल जी काफी बेसब्री से वो पंकज जी के जो भी आरोप लगा रहे थे उसका उत्तर देने की बात कर रहे थे। रजनीश जी आपका क्या उत्तर है इस मुद्दे पे जो पंकज जी ने आरोप लगाया? देखिए, मैंने जो बात कही कि अंबेडकर जी भारत के नए निर्माण की प्रतीक थे। उन्होंने कई समाज सुधारक के नाते कई विषयों की नींव रखी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी एक थोड़ा सा मैं रुकूंगा, एक दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं शिवपुरी से। शकील जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं ये कह रहा था जी, मेरी आरएसएस के मित्रों से जब भी व्यक्तिगत बातचीत हुई है जी, तो उन्होंने दलित के आरक्षण का हमेशा विरोध किया है जी, और दलितों के खिलाफ हमेशा अपमानजनक बातें की हैं जी। अब क्या है कि उससे जुड़ी हुई बीजेपी है वो अब आरएसएस की हिमायत करती है, तो उसका कारण सिवाय वोट बैंक की राजनीति से और क्या हो सकता है? जी जी निश्चित तौर पर रजनीश जी बोल ही रहे हैं। शकील जी आपका सवाल पूरा हो गया। रजनीश जी एक बात उन्होंने और कही, हालांकि प्रासंगिक नहीं है इस दौरान इस मुद्दे पे इस जो चर्चा हो रही है, जवाब देना इनको अच्छा लगेगा क्योंकि सवाल आपके चैनल के माध्यम से गया। पहली बात तो ये है कि संघ
किसी भी रूप में अंबेडकर जी का विरोधी कभी नहीं रहा। जब राष्ट्र जागरण अभियान 75 साल पूरे होने पर संघ ने बनाया, जब संघ ने अंबेडकर जी का साहित्य स्टिकर में भी अंबेडकर जी का चित्र लेके गए, तो कई लोगों को भयानक आपत्ति हुई, कांग्रेस के और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी, कि ये क्या कर रहे हो, अंबेडकर जी को आपने हमसे चुरा लिया, इस टाइप के कई प्रकार के आरोप लगाए। लेकिन हम अंबेडकर जी की विचारधारा के साथ हैं। मूक नायक में अंबेडकर जी स्वयं लिखते हैं, संघ के वर्ग के आने के बाद की सिद्धांत को आचरण में उतारते हुए मैं इस वर्ग में देखा हूं। ये स्वयं उन्होंने कहा, संघ के वर्ग में जाने के बाद में एक महार एक ब्राह्मण के साथ बैठ के भोजन करता है और उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होती है। ये हमारे यहाँ आज भी संघ के संस्कारों में है और संघ से चूंकि हम प्रेरणा पाते हैं, इसलिए कहीं कोई दो मत नहीं है। पटवा जी की सरकार थी, उस समय भी सरकार के दौरान में पटवा जी ने तो एक व्यापक अभियान चलाया था, और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से सरकार है तो ये वर्ग हमसे लगातार जुड़ा है, जो वोट के रूप में या किसी अन्य कारणों से हमसे नहीं जुड़ा था, वो भी हमसे इन 10 सालों में जुड़ा है। शिवराज सिंह जी की छवि के कारण, हमारे कामों के कारण जो बात चलती, केवल प्रतीकों की राजनीति हम नहीं करते। जो बात पंकज जी कह रहे थे, मैं पुनः उसी बात पर आऊंगा। मैंने फिर दोहराता हूं कि जब संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, तो स्वीडन के एक नागरिक थे जो दुनिया के संविधानों के विशेषज्ञ थे, नेहरू जी चाहते थे कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। भंडारा से पूरी कांग्रेस ने ताकत लगा के अंबेडकर जी को हराया, ताकि ये जनप्रतिनिधि कभी ना बन पाए और कभी चुनाव ना जीत पाए। इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रकार के प्रेरणा स्थल होते हैं अंबेडकर जी की, चाहे महू की बात हो, दीक्षा भूमि की बात हो, राहुल जी की दोहरा चरित्र है। ये जीवन भर उनके व्यक्तित्व का अपमान करते रहे, उनके कृतित्व का अपमान करते रहे, उनके साहित्य का प्रकाशन तक नहीं होने दिया, और अब उस प्रतीक को लेकर केवल वोट बैंक की राजनीति कर। आपने काम क्या किया दलितों के लिए, वो भी जरा चर्चा में आ जाए। इसीलिए जब जैसे जैसे वो आपके दमोह के जो भाजपा ने क्या काम किया दलितों के लिए, भाजपा ने क्या काम किया भाजपा ने तो लगातार काम किया। इसीलिए कह रहा हूं 10 सालों में गिरिजा शंकर जी इस बात का आपको आसानी से जवाब दे देंगे। 10 सालों में वो जातियां, वो वर्ग हमसे और तेजी के साथ में जुड़ा है कामों के कारण। और मैं पुनः दोहराता हूं आपको कि जो बात आपके दमोह के दर्शक ने कही थी वो सच है कि जैसे जैसे ये वर्ग जागरूक हुआ, चाहे दलित हो या आदिवासी या मुस्लिम वर्ग, वैसे वैसे कांग्रेस से छिटकता गया। 80 के दशक से छिटकना शुरू हुआ, वापस लौट के नहीं आया। नहीं, तो खैर अब निश्चित तौर पे आपने 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं, तो आप कुछ भी कहेंगे नहीं, मैं देश की मानना पड़ेगा, उस स्थिति मानना पड़ेगा। आप माननीय गिरिजा शंकर जी इस बात को बखूबी बता पाएंगे। लगातार छिटकता रहा, आदिवासी वर्ग भी और दलित वर्ग की कांग्रेस से छिटका है, मुस्लिम वर्ग भी छिटका, जिसकी बात दमोह के दर्शक आपसे कह रहे हैं। गिरिजा शंकर जी ने यह भी कहा कि वोट बैंक की राजनीति आप भी करते हैं। नहीं, देखिए, 2 बातें हैं, एक वोट बैंक की राजनीति करना और वोट के लिए राजनीति करना, दोनों में अंतर है। हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए राजनीति करता है, स्वाभाविक रूप से करता है, लेकिन केवल प्रतीकवाद के आधार पर भ्रम में डाल के, धोखे में डाल के राजनीति करेगा तो मुझे लगता है आज के युग में किसी भी हालत में सफल नहीं हो। लेकिन रजनी जी, ये उत्तर आपने नहीं दिया, और गिरिजा शंकर जी की अगर बात अनुसरण कर रहे हैं तो गिरिजा शंकर जी ने भी आपसे सवाल उठाया कि जो भी आपकी तरफ से बयान आए हैं आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने बयान दिए, वो क्या उचित थे? देखिए, उचित अनुचित अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर कहे जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही कि ये कपिल शर्मा वाली बात, देखिए उनका अपना मत है, किस संदर्भ में कही, क्या उसकी व्याख्या है, वो तो आदरणीय मंत्री जी बता पाएंगे। लेकिन एक बात तयशुदा है कि राहुल गांधी जी का जो राजनीतिक चरित्र और स्वभाव उभरा है, वो निसंदेह रूप से जिस प्रकार का बना है मानस, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की होगी। जी रजनीश जी, पंकज जी, हम आपके पास फिर आएंगे और आपको बिल्कुल ये हम आरोप लगाने का मौका नहीं देंगे कि आपको समय आग्रह था कि थोड़ा समय दीजिए, समय कम मिला, क्योंकि रजनीश जी ने गिरिजा शंकर जी से की बात कही कि गिरिजा शंकर जी ने सही कहा, गिरिजा शंकर जी ने यहाँ जो भी बात रखी वो उचित थी, तो इसलिए गिरिजा शंकर जी से उत्तर लेना यहाँ जरूरी होगा। हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है दतिया से, राजेश जी, जो अपना सवाल राजू जी अपना सवाल करना चाह रहे हैं। राजू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। राजू जी, आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल करें। लगता है हमारा उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। गिरिजा शंकर जी ने, रजनीश जी ने कई बातें कही और उन्होंने आपके विचारों से सहमति जताई, लेकिन आपने भी सुना होगा कुछ ऐसे भी बातें उन्होंने कही जो हमें नहीं लगता है कि सहमति उन्होंने जताई भी, एक तरह से कटाक्ष किया उन्होंने।
होता ही है दरअसल कि जब भी कोई एक तटस्थ और निर्विवाद विश्लेषण जब किसी बात की जाती है, तब जिसको जो सूट करता है उसको वो अपनी सहमति जाहिर कर देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह अंबेडकर, गांधी, नेहरू, इनका साहित्य लाखों पन्नों में फैला हुआ है, आप उसके थोड़े से हिस्से को पढ़कर या थोड़े से प्रसंग को अपने पक्ष में लेकर जब उनका उल्लेख करते हैं तो आप उनके प्रति अन्याय करते हैं। वही अन्याय महापुरुषों के साथ में जब प्रतीकों को लेकर करते हैं, यदि प्रतीकों की बात की जाए तो मुझे बताए बीजेपी या जनसंघ के दौर से लेकर अब तक के कि अंबेडकर को या गांधी को या सरदार पटेल को, जिनको कि आज ये ऊपर उठाए घूम रहे हैं, कब इनके साथ इनकी विचारधारा रही है। तो दरअसल प्रतीकों की राजनीति हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और यही एक वोट बैंक की राजनीति है कि जब आप प्रतीकों के सहारे उन जातियों, उन समुदायों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में उस वर्ग के साथ आपका जुड़ाव होता नहीं है। तो इसीलिए वो तमाम जो प्रतीकों का जो इस्तेमाल है वो आपको राजनीतिक लाभ नहीं दे पाता। नहीं, एक बात जब आपने कही है, आपने वल्लभ भाई पटेल की बात आई है, महात्मा गांधी की बात आई है, हम रजनीश जी से पूछेंगे, लेकिन आपको क्या नहीं लगता, एक आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि जो भी महापुरुष हैं उनको प्रतीक के तौर पे स्थापित करके उनके साथ जो जुड़ाव है आम लोगों का, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे अंबेडकर जी हो, अन्य और भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जी हो, इन सबको आगे करके भारतीय जनता पार्टी वोट भुनाने का प्रयास करती है। बिल्कुल सही है। देखिए, आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाते हैं, वहां पर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नहीं करते, दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं करते, वहां महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का अनावरण करते हैं, महात्मा गांधी को अपना आदर्श बताते हैं। दरअसल यही दिक्कत है कि ये जो नेता हैं, दीनदयाल उपाध्याय हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या जो जनसंघ के दूसरे और जो नेता हैं, वो हो सकता है कि बहुत विचारवान रहे हों, उनकी अपनी वो एक विद्वता रही हो, एक राजनीतिक समझ रही हो, समाज की समझ रही हो, लेकिन वो जन नेता नहीं थे। जन नेता होने के नहीं होने के नाते उनके नाम के सहारे वोट बैंक की राजनीति नहीं की जा सकती। वोट बैंक की राजनीति उसी नेता के नाम से की जा सकती है जो जन नेता के रूप में हो, जिसके पीछे लोगों का जुड़ाव हो। और जिन नेताओं के लोगों के बीच जुड़ाव है, उन प्रतीकों को हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और हर पार्टी कर रही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस इस्तेमाल में वो सफल हो जाएं और चुनावी राजनीति में जिस तरह की सफलता वो चाहते हैं वो सफलता उनको मिले, क्योंकि जिस जागरूकता की बात की जाती है, उस जागरूकता के चलते यदि कोई वर्ग कांग्रेस से अलग हुआ यदि माना जाए तो वो वर्ग उसी जागरूकता के सहारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं जुड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार को लेकर, अपनी कंसर्न्स को लेकर वो अपने आप को अलग कहीं खड़ा हुआ पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे दोनों प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों समय चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे हम पहले पंकज जी के पास ही हम जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर आरोप लगा देंगे। पंकज जी हमारे रजनीश अग्रवाल जी जैसे गिरिजा शंकर जी ने जो बात उठाई है, एक बात यहाँ फिर से उठी है कि हम रजनीश से उत्तर लेंगे कि महापुरुषों को आगे करके आप एक तरह से आम जनता को या वोटर सीधे सीधे कह सकते हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम पंकज जी, आप रजनीश जी के सवालों का उत्तर दे रहे थे, उन्होंने एक आप पे आरोप लगाया कि जिन अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया, भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो उस समय के सबसे बड़े पुरोधा थे, उन्होंने प्रयास किया चुनाव हरवाने। आज वोट बैंक की राजनीति के लिए जन्मस्थली पे जा रहे हैं, उनका अंबेडकर साहब की जन्मस्थली बना रहे हैं, उनको उपाधि मिली, उसका 100 वर्ष पूरा हो रहा, उसको मना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक सूरजपुर से दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी, सवाल करें। हाँ सर, मैं जो रजनीश अग्रवाल से सवाल करना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जयंती इन लोगों ने कभी नहीं मनाया, फिर ये अभी क्यों मना रहे हैं? जी, अम्बेडकर जयंती तो मनाई जा चुकी है 14 अप्रैल को। मतलब बीजेपी के लोग कभी नहीं बनाए, तो फिर अभी लोग क्यों मना रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से। जी, निश्चित तौर पर हम रजनीश से उत्तर ले लेंगे। पंकज जी, आप उत्तर दे रहे थे। मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया और इनकी आरएसएस जो थी उसने एक साथ बैठकर भोजन किया, तो ये शायद भूल गया कि 47 से 51 तक अंबेडकर साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में भागीदारी करी थी उनकी योग्यता के आधार पर। और उसके बाद से लेकर आज तक दलितों के उत्थान की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण की व्यवस्था का सम्मान किया और अब अभी भी बदस्तूर जारी है।
और सबसे बड़ी बात ये त्रिपाठी साहब की जो प्रतीकों की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12-13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब उनको गांधी और सरदार पटेल की याद नहीं आई, और जब प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोते हैं तो उनको सरदार पटेल याद आते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधी याद आते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि दोहरे चरित्र की बात कांग्रेस पर करने वाले जरा मोदी जी के चरित्र को देखें और एक उदाहरण दे दें कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में गांधी और पटेल की बात करी थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा गांधी और पटेल का विरोध किया, और जो विचारधारा गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, उस विचारधारा को आज यदि मोदी देश विदेश में ले जाकर बात करें, अच्छा सबसे बड़ा सवाल त्रिपाठी साहब इस बात को लेकर है कि ये बहुत खेद का विषय कि इनके पास ऐसा कोई जन नेता या राजनेता नहीं है जिनको ये देश के सामने स्थापित कर सके। एक नेता का नाम बता दें जो फ्रीडम मूवमेंट में जिसका पार्ट रहा, क्योंकि इनके पास ऐसे नेता थे नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी के पास नेताओं का काल है त्रिपाठी साहब, तो उसके पास यही विकल्प रहता है कि वो षड्यंत्र करे। बहुत सारे नेता हैं, निश्चित तौर पर हैं, फिर भी चुनाव में क्यों खेत होते हैं? देखिए त्रिपाठी साहब, एक चुनाव हारने से आप ये नहीं कह सकते, ये इन्हीं के शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश में शासन किया है, और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश में तो लगातार आप हैट्रिक बनाते, बिल्कुल हैट्रिक बनी मध्य प्रदेश में। लेकिन त्रिपाठी साहब मैं वही आग्रह कर रहा हूं कि आप चुनाव के परिणामों के आधार पर, हार जीत के आधार पर नेताओं के कद का, नेताओं की योग्यता का विश्लेषण करना गलत है। और मैं सबके बाद भी ये दोहराऊंगा, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, ये देश की धरोहर है, इनको दल से बांधना गलत है, और ये कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई बड़े राजनीतिक प्रतीक नहीं है जिनके पीछे जनता हो, जैसा कि ऊर्जा भैया ने कहा। जी पंकज जी, अगर वो दल से जोड़ रहे हैं, अगर उन्होंने भगत सिंह को जोड़ रहे हैं, सरदार पटेल को जोड़ रहे हैं, तो आप भी जोड़िए, आपको किससे मना? त्रिपाठी साहब बिल्कुल स्वागत है, और मेरा आग्रह है कि राजनेताओं को, इतने महान चिंतकों विचारकों को देश से जोड़िए। ये देश की धरोहर है, किसी दल की नहीं है। हमारा सौभाग्य कि ये सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नहीं भी, अम्बेडकर जी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, पर उनका योगदान था, तो आज हम 125 साल बाद भी, उनकी जन्म के 125 साल बाद उनका सम्मान कर रहे हैं। उनको बैरिस्टर की डिग्री मिली 100 साल बाद, उसके 100 साल पर हम उसका उत्सव मना रहे हैं, समारोह मना रहे हैं, और ये प्रक्रिया हमने पहले प्रारंभ कर दी। पर कांग्रेस की नकल में पिछले हफ्ते मोदी कैबिनेट निर्णय लेती है कि वो भी अंबेडकर की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो ये साफ दिखता है कि जब बीजेपी को लगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को और पुष्ट कर रही है और सशक्त कर रही है, तो मोदी जी ने फिर नया अभिनय प्रारंभ कर दिया। आपका सवाल उत्तर पूरा हो गया जी? अब तो आरोप नहीं है ना? नहीं, आरोप नहीं त्रिपाठी साहब, तब भी आग्रह था। आप पे आरोप का प्रश्न ही नहीं, मेरा आग्रह था कि मुझे समय दिया जाए। जी जी बिल्कुल, आपको समय, हम फिर से आएंगे, आपको और समय देंगे। रजनीश जी, अब जैसा कि बात ये उठी है कि जो महापुरुष हैं उनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी अपना लाभ ले रही है, नंबर एक। दूसरा, इन्होंने कहा, बात कही कि उनके साथ फ्रीडम से जुड़े हुए बहुत सारे नेता हैं, अलग मैंने उनसे सवाल भी किया, बहुत सारे नेता हैं, उसके बाद भी आप क्यों चुनाव हार रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का दोनों का कालखंड अलग है। आज़ादी के पहले कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल नहीं, एक मंच भी थी आज़ादी के आंदोलन लड़ने की, उसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। वो जो हमारी विचारधारा के नायक भी थे, वो भी उस आंदोलन के हिस्सा थे। तो आज़ादी के बाद उसी कांग्रेस को अपना अतीत बना के और बता के, अगर पंकज जी कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं। एक पंकज जी, आपकी बात हो गई। अब दूसरी बात, जो हमने पहले भी कहा, वैचारिक धारा आज से नहीं, सदियों से चली इस देश की है, वो हमारे सारे नायक हैं। मैंने कहा था कि जो पिछली सदी है, 1905 के वंगभंग आंदोलन से लेके और आज 2015 तक के तमाम ऐसे राष्ट्रवादी नायक हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए काम किया, अपना योगदान दिया, वो सारे के सारे हमारे नायक हैं। कोई समग्र, त्रिपाठी जी, हो सकता है कि कोई समग्र रूप से कहीं हमारे आज के प्रसंग में कोई कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चूंकि इस देशज विचारधारा को पालने पोसने वाले वो लोग थे, तो हमारे नायक हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ में क्या किया? भगत सिंह को अतिवादी के रूप में पढ़ाया जाता रहा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा पढ़ाया जाता रहा एनसीईआरटी की किताबों में। ये नेहरू जी बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी बड़ी नेता थी, फिर राजीव गांधी बड़े नेता थे, अब फिर सोनिया गांधी बड़ी नेता। ये इस प्रकार का पूरे देश में माहौल खड़ा करना, बाकी नेता नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसी ढंग से कभी कांग्रेस के आयोजन नहीं हुए, क्यों भाजपा के आयोजन होते? रजनीश जी, गिरिजा शंकर जी ने सवाल उठाया कि 13 साल तक मोदी जी को वल्लभ भाई पटेल याद नहीं आए। नहीं, ये वो पंकज जी का था, माननीय शंकर जी ने भी कहा कि विदेश जाते हैं तो गांधी जी की बात करते हैं, वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नहीं करते। बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। गांधी जी केवल भारत के नेता नहीं थे,
वो दुनिया के नेता थे, उन्होंने लड़ाई जो लड़ी वो दुनिया से शुरू की, दुनिया में पूरा संदेश दिया, विदेश से लड़ाई शुरू की थी और फिर विदेश से लड़ाई शुरू करके यहाँ पहुंचे थे। वो उस जमाने के ग्लोबल लीडर थे, तो स्वाभाविक रूप से वो एक कनेक्शन बनता है, कॉन्टेक्ट खड़ा होता है स्वाभाविक रूप से। और हमने तो जब हमारी पार्टी बनी, हमने जो पंचनिष्ठाएं बताई, उस पंचनिष्ठा में गांधीवादी समाजवाद हमारी एक निष्ठा थी, तो हम कहां से अलगाव रख रहे हैं गांधी जी से? हाँ, जिन प्रसंगों को आपने इसका उत्तर नहीं दिया कि पटेल जी, सरदार पटेल को अचानक आपने याद करना शुरू कर दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर के आपके यहाँ जो योजना बनी है भारतीय जनता पार्टी में, वो पूरे 1 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस की नकल में थे पार्टी साहब जी। अगर जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की नकल, रजनी जी, हम आपको एक सूरजपुर से हमारे दर्शक हैं जो पंकज जी से सवाल करना चाह रहे हैं। सौरभ जी अपना सवाल करें पंकज जी से। जी, मेरा सवाल ये है कि आज जब सत्ता में थे कांग्रेस, तब कहाँ थे बाबा साहब अम्बेडकर? जी, देखिए बहुत सही सवाल किया पंकज जी। बिल्कुल जी, हम आपके पास आएंगे, पहले सीधे दर्शक ने सवाल किया है, मैं उत्तर दूं जी। मेरे मित्र, मैं इस प्रोग्राम में लगभग 30वीं बार फिर आग्रह कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा और व्यक्तित्व है जो कांग्रेस से कभी भिन्न नहीं थे। हम सत्ता में रहें या नहीं ना रहें, पर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, उनके विचार, उनके ज्ञान का सदा सम्मान करती है, करती रहेगी। और इसीलिए हमने KR नारायण जैसे व्यक्ति को, जो दलित समुदाय से थे, देश के शीर्ष पद पर, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया। पिछले लोकसभा में मीरा कुमार हमारी स्पीकर थे। सवाल दर्शक का ये है, मैं उसी कहां थे में थे तो महू में कितना आपने काम किया? हर बार काम, हर बार उन्हें कहां थे, तो मैं बता रहा हूं कि कहां थे। मेरा उत्तर सुन लीजिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में काम किया, 47 से 51 तक, और उसके बाद से बराबर कांग्रेस पार्टी ने, चाहे महू का मामला हो या अन्य कोई नीतिगत विषय हो, यदि देश में दलित उत्थान की बात है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी, है और रहेगी। आप अपना आकलन करने के लिए स्वतंत्र। यदि किसी को लगता है कि अंबेडकर के विचारधारा के साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, तो मैं उस पर संवाद और विवाद करने के लिए नहीं आया। मेरा अपना तर्क बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने देश में दलित उत्थान के लिए क्या किया, इसके लिए हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। और अपना कर्तव्य जान के जो श्रेष्ठ लगा हमको दलित उत्थान के लिए, वो हमने 130 साल पुरानी पार्टी है, जब जहां जहां अवसर मिला वैसा काम किया, और ईश्वरी कृपा से आगे भी करेंगे। बिल्कुल। रजनीश जी, आप उत्तर देना चाह रहे थे, जो हमने सवाल पंकज जी से किया है उसका उत्तर आप देना चाह रहे थे। देखिए, बिल्कुल, मैं ये जो पहली बात तो आप जो कह रहे थे सरदार पटेल, मैं पहले भी कहा कि सरदार पटेल ही नहीं, उनके आजादी के पहले भी सरदार पटेल भी, और जो ये बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब की 125वें साल। शंकर जी का उत्तर दे दीजिए पहले, कितना सरदार पटेल के कितनी बार उन्होंने उनका जन्मदिन मनाया, कितनी बार? मैं कह रहा हूँ, कोई पहले भी इस विषय पे चर्चा हो चुकी, मैं फिर दोहराता हूँ कि आजादी के बाद से लेकर ऐसे नायकों को हम जोड़ते रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री थे इस भारत के, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। हमने उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाई और आज भी मनाते हैं। हम भी सरदार पटेल को अपने से जोड़ते हैं इसमें। और रही बात प्रमाण की, कितनी बार, कई दफा उनके लेके वैचारिक आयोजन से लेके और जनता के बीच में कार्यक्रम तक कई दफा किए, और आज भी हम जोड़ते हैं अपने आप को। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये क्यों उनको अपने आप से तोड़ते हैं, कांग्रेस क्यों नेताजी से तोड़ती है, क्यों भगत सिंह से अपने आप को तोड़ती है, क्यों लाल बहादुर की जयंतियां या आयोजन, बौद्धिक आयोजन इनके तरफ से नहीं किए जाते, क्यों केवल एक ही घराने के नेताओं को आगे किया जाता है? 1900 जो बात कर रहे हैं पंकज जी, अब मुझे उत्तर दे। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के मामले में हो या सुभाष चंद्र बोस के मामले में हो, कांग्रेस पार्टी बराबर कार्यक्रम करती है। असत्य आरोप नहीं लगाए भैया, हमने आपकी नकल में बनाई, नकल और कह रहे हो, इसके लिए आप थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। 2-2, 3-3 साल पहले से तैयारियों हमारी संगठन के तौर पर। अरे मोदी कैबिनेट की बात कर रहा हूं मैं, मोदी सरकार की बात कर रहा हूं। पिछले हफ्ते कैबिनेट ने पास किया, अपने हिसाब से निर्णय लेती है। सरकार कांग्रेस की नकल कर रही है। और 14 अप्रैल को जन्म के जो 125वीं साल मनानी थी, 14 अप्रैल को राहुल गांधी जी को आना था, आप मीडिया वालों ने बताया था, लेकिन वो बैंकॉक में से छुट्टियां मना रहे थे। अब उनकी सुविधा के हिसाब से 2 तारीख को आ रहे हैं। तो सुविधा क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना है। अम्बेडकर
से कोई सरोकार नहीं है, दलितों से कोई सरोकार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, और मेरा एक आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बात को भी आपके दर्शक स्वीकार ना करें, आप पढ़ें, अध्ययन करें और ये असलियत जाने कि अंबेडकर और कांग्रेस का नाता क्या है, संबंध क्या, आप खुद निर्णय लें। हम ये निश्चित तौर पर, हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं, हमारा समय समाप्त हो रहा है। पंकज जी, आप संक्षेप में आप, हम गिरिजा शंकर जी से उत्तर लेंगे, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। और एक साथ में हमारा पूरा प्रश्न ये है, जो सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या है, क्या यहाँ की राहुल जी के इस दौरे के बाद नए क्लेवर में वो दौरा कर रहे हैं, तो छुट्टी मना के आए हैं, क्या आपके यहाँ की गुटबाजी संक्षेप में समाप्त हो जाएगी? देखिए त्रिपाठी जी, जहां बहुत सारे वरिष्ठ राजनेता होते हैं वहां कई प्रकार के मतभेद होते हैं, पर कांग्रेस पार्टी के मतभेद को गुटबाजी का नाम देकर हमारे विरोधियों ने एक षड्यंत्र किया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मुद्दे को लेकर मतभेद है, पर पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। और परफॉर्मेंस लगातार घटता जा रहा है। देखिए त्रिपाठी साहब, फिर मेरा आग्रह आपसे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के कार्य का आकलन यदि सिर्फ चुनाव परिणाम के आधार पर किया जाएगा तो थोड़ा अनुचित होगा। आप प्रयास करते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं, पर लोकतंत्र है, जनता को लगता है कि अभी आपको नहीं किसी और को अवसर देना है तो उसको चुनाव करती है। तो यदि, और कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, उसको भी परिणाम किया कि हम 2-3 चुनाव, 3 चुनाव मध्य प्रदेश के हारे, अभी दिल्ली का चुनाव हार गए, तो उससे यह आकलन लगाना कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, नेताओं में मनभेद है, जिस प्रकार की खबरें आती हैं तो असत्य है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं मान लेता हूं कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एक है। हम इस मुद्दे पे, चूंकि रजनी सिंह ने काफी अपनी बातें रखी, तर्क दिया, आपने काफी तर्क दिया, हम चाहेंगे गिरिजा शंकर जी से कि आप इसको संक्षेप में, गिरिजा शंकर जी, आपने इस पूरी बहस में क्या पाया, क्या नहीं पाया, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ? दोनों पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं, वो जिस तरह से जो हमारे देश के महान नेता हैं उनको, उनके साथ अपने आप को जुड़े होने का प्रमाण देने की कोशिश करते रहे, यही है उन नेताओं को हथियाने की बात। बेहतर ये होता कि आप उन प्रतीकों का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से करने के बजाय आप उनके विचारों को, उनके कंसर्न को, आखिर अंबेडकर क्या चाहते थे, गांधी क्या चाहते थे, सरदार पटेल क्या चाहते थे, और जो उनके विचार थे, जो चाहते थे, उनका जो एजेंडा था, कितनी कौन कौन सी पार्टी हैं उन एजेंडा को लेकर चल रही हैं। एक दूसरी बात इनको विचार करना चाहिए कि क्या हुआ है कि पिछले कई सालों से दोनों ही बड़ी पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं, उनमें दलित नेताओं का अभाव है। आज दलित नेता उनके पास नाम मात्र के लिए बचे हैं, तो उनका नेतृत्व कैसे आगे बढ़े, कैसे उनको सामने लाया जाए, इसकी चिंता दोनों लोगों को करनी चाहिए। तो वो विचारधारा के साथ जाएं, प्रतीकों के साथ न जाएं, और उस वर्ग में एक नेतृत्व की क्षमता कैसे विकसित हो, इस बात पर चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल योजना गिरिजा भैया है, देखा आपने कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, बिल्कुल ठीक सुझाव है आपका। जी जी, बिल्कुल सही है। राजेश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे गिरिजा शंकर जी के सुझाव पे? देखिए, मैं तो बिल्कुल पहले भी कहा हूं, आज फिर कहता हूं, हमारे सरोकारों के साथ में हम जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। कोई कमी अगर हमारे गतिविधियों में सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से होगी तो और तेजी के साथ जुड़ेंगे, निसंदेह रूप से। जी बिल्कुल। रजनी जी, हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, आपने चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिजा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और राहुल गांधी के महू दौरे को लेकर कांग्रेस में जो उत्साह दिख रहा है वो निश्चित ही इस 130 साल पुरानी पार्टी के लिए सुखद है। इससे मध्य प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता के साथ नई जान आने की उम्मीद की जा रही है। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 59 दिन की छुट्टी के बाद बदले अंदाज में सामने आए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी जनों में नया जोश भरते दिख रहे हैं। उनकी सक्रियता बीजेपी को अखरना लाजमी था, तो बीजेपी के नेता राहुल पर जुबानी हमले कर रही है, जो साबित करता है कि राहुल गांधी को लेकर दूसरे दलों में कहीं न कहीं कुछ चिंता है। ये चिंता होना भी चाहिए, तभी आम जनता का भला होगा। राहुल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में चल रहे सियासी घमासान पर यह कहना मुनासिब होगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वच्छ भारत अभियान, पूरे प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान जारी। 100 से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त। प्रदेश के सभी स्कूलों में जून 2015 तक शौचालय निर्माण का लक्ष्य। उद्यानिकी की खेती अधिक आय देने का साधन है।
उचित तकनीक अपनाकर उद्यानिकी फसलें लें। इन फसलों के लिए इस्तेमाल करें यंत्रों का और उत्पादन बढ़ाएं, श्रम बचाएं। बेहतर उत्पादन के लिए मार्गदर्शन पाएं, संरक्षित खेती अपनाएं। ऐसी तकनीक जिसमें वातावरण आंशिक रूप से नियंत्रित कर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पूरे साल होता है। इस तरह की खेती में उच्च मूल्य फूल और सब्जी का उत्पादन। अपनाएं मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ेगी। संतरे की खेती में समय पर छटाई करें, पौधा संरक्षण क्रियाएं अपनाएं। उद्यानिकी फसलें लाभ का काम। धीरे धीरे हमको हार्टिकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, बागवानी की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब फलों की खेती की तरफ जाना पड़ेगा, फूलों की खेती की तरफ जाना पड़ेगा। चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का धंधा। मंगलवार को महुआ आएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। अंबेडकर स्मारक पर दलित नेताओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेसी दिग्गजों ने इंदौर में डाला डेरा।